हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जिसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट की सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जूनियर असिस्टेंट सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल और 20 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी घटनाओं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होने वाली सभी घटनाओं के जो करंट अफेयर्स है उनको भी हमने सम्मिलित किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी टारगेटेड प्रैक्टिस सीरीज है, ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट और आपके स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होना है उसकी डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस आपके सम्मिलित किए गए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तो मैक्सिमम से चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चों को भी हेल्पफुल हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है? आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जानी है? इसके लिए ये प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आगरा जिले को इसके लिए प्रस्ताव किया गया है। यह मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। कब दी गई? 25 जून 2025 को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आगरा जिला। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। इसकी लंबाई 91.352 किलोमीटर है। इसकी निर्माण लागत 7283.28 करोड़ रुपए है। यह गोरखपुर को जयपुर से कनेक्टिविटी प्रदान करता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जितने भी आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं वो सही दे रखे हैं, क्योंकि इसका जो लोकार्पण किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। इसकी लंबाई जो है 91.352 किलोमीटर है। निर्माण लागत आपकी 7283.28 करोड़ रुपए है। ये किसे कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो ये गोरखपुर को जयपुर से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मोस एकीकरण एवं प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर या उनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस जिले में आपके ब्रह्मोस एकीकरण और प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा? आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ में। जो आपके ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत और रूस के मध्य आपका एक समझौता है जिसका निर्माण किया जाता है। अब इसका उत्तर प्रदेश में भी निर्माण किया जाएगा और आपका प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो ये होगा आपका लखनऊ में, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका जो मेल दे रखा है वो सम्मिलित नहीं है। हौजरी उत्पाद सहारनपुर, धातु उत्पादन एवं वस्त्र गाजियाबाद, धातु एवं लकड़ी के हस्तशिल्प अमरोहा, खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़ या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपके इसी तरह से आने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई भी आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि सभी आपके सही सम्मिलित हैं। हौजरी का उत्पाद आपका सहारनपुर में किया जाता है, धातु उत्पादन एवं वस्त्र उत्पादन आपका गाजियाबाद में, धातु लकड़ी के हस्तशिल्प आपके अमरोहा में, खाद्य प्रसंस्करण आपका प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा आपका गलत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में कितने
सीड पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? 4, 3, 5 या फिर 6 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा गया कि 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य में कितने आधुनिक सीड पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 सीड पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। जिसमें से आपका पहला जो आपका अत्याधुनिक सीड पार्क है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो पहले अत्याधुनिक सीड पार्क की स्थापना की जाएगी लखनऊ में, जिसका नाम आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 सीड पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इसे 6 जून 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इसकी स्थापना से राज्य की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन में सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के शहरों को विकसित किया जाएगा। यह प्रदेश में IT, वित्त, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता से केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश वैश्विक नीति केंद्रीय 2024 के बारे में कि कौन सा कथन आपका गलत है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इसे जो मंजूरी प्रदान की गई है वो 6 जून ना होकर क्या है आपकी 6 मई को प्रदान की गई है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जबकि अदर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो सभी सही हैं। इसकी सहायता से आपकी आर्थिक वृद्धि और रोजगार में सृजन वृद्धि होगी। 3 प्रकार के शहरों को विकसित किया जाएगा, जिसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 के शहर प्रकाशित होंगे। इससे आपके IT क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्रों में सहायता स्थापना करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, क्योंकि इसकी मंजूरी 6 मई 2025 को प्रदान की गई है, ना कि 6 जून को। ये ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। श्रृंगवीरपुर धाम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, आगरा, अयोध्या, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ये कई बार आपका रिपीट हुआ है, यूपी PCS में भी, RORO में भी, और यूपी SSSC में तो कई बार ये रिपीट हुआ है। श्रृंगवीरपुर धाम जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पर आपका श्रृंगवीरपुर धाम का एक मेला लगता है, जिसमें भगवान राम के जो सखा थे निषाद राज, उनकी याद में यहाँ पर एक मेला लगता है, जिसका शुभारंभ इस बार 2025 में जो माघ का मेला होता है उस समय आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रयागराज। बिट्ठूर महोत्सव 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? आगरा, कानपुर, वाराणसी या फिर गोरखपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। प्रत्येक वर्ष आपका बिट्ठूर महोत्सव 2025 का आयोजन किस जिले में किया जाता है? कानपुर जिले में किया जाता है। यह आपके महर्षि वाल्मीकि जी की याद में मनाया जाता है। बिट्ठूर महोत्सव 2025 का आयोजन कानपुर शहर में किया गया है। कानपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये गंगा जी नदी के किनारे पर स्थित है। बिट्ठूर में ही आपके महर्षि वाल्मीकि जी का क्या है? आश्रम है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आजमगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, फैजाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है। नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बहू बेगम के मकबरे के नाम से जानते हैं। ये किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ये फैजाबाद में स्थित है। लेकिन फैजाबाद का हाल ही में नाम परिवर्तन कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपका अयोध्या आता है तो आप अयोध्या टिक करके आएंगे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4।
हरदौल कथा विशेष रूप से एक लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? मिर्जापुर, अवध, ब्रज या फिर बुंदेलखंड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है हरदौल कथा विशेष रूप से एक लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के बीच में गाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, बुंदेलखंड क्षेत्र में ये गाया जाता है। हो सकता है कि हरदौल कथा विशेष रूप से आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है, तब आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में ये गाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी है, वो आपका एक पहाड़ी एरिया है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बुंदेलखंड। इगलास खां का रोजा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेरठ, झांसी, बदायूं, सहारनपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा गया कि इगलास खां का जो मकबरा स्थित है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये बदायूं जिले में आपका स्थित है। इसका निर्माण कब कराया गया था? तो इसका निर्माण आपके 1609 ईस्वी में कराया गया है। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बदायूं जिले में स्थित है इगलास खां का रोजा। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, खुर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपकी धातु की नक्काशी की बात की जाती है, धातुओं की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी की बात की जाएगी तो उसके लिए प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर 2, मुरादाबाद। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जबकि अदर जो ऑप्शन दे रखे हैं, लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आपका वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपके डीजल इंजन कारखाने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम खुर्जा की बात करें तो वो आपके चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार जो सही आंसर होना है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मुरादाबाद। नवंबर 2024 में कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये एक मेला है जिसे हम कृषि मेला भी कहते हैं, जिसका आयोजन 2024 में कहाँ पे किया गया? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नवंबर 2024 में कृषि भारत 2024 का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ जिले में ये किया गया। ये किसके द्वारा किया गया है इसका आयोजन? तो भारतीय उद्योग परिसंघ और एग्रोटेक इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। बात करते हैं कि इसका जो भागीदार देश है या पार्टनर कंट्री है वो क्या है? तो वो है आपका नीदरलैंड। सही सॉरी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुरादाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये शामली जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शामली में भी एक तहसील है जिसका नाम है किराना, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? फैजाबाद, बरेली, मथुरा, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये मथुरा जिले में आपकी स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। यह उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, जबकि भारत देश का ये चौथा विश्वविद्यालय है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 को की गई है। ये उत्तर प्रदेश का पहला और देश का चौथा विश्वविद्यालय है जो कि पशु चिकित्सा से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये बरेली जिले में ये मथुरा जिले में स्थित है। मथुरा कहाँ पर है? तो ये ब्रजमंडल में स्थित है। उत्तर प्रदेश को दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र किस जिले में स्थित है? बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि दिया सलाई के लिए कौन सा जिला आपका प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में?
तो ये ODPO जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसके अंतर्गत आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बरेली जिला आपके लिए प्रसिद्ध है। जबकि सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पीतल के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कालीन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बरेली जिले में सिलाई उद्योग का काम किया जाता है। सिलाई से मतलब है यहाँ पे दिया सिलाई है आपकी जो माचिस होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश के कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध रूप से उत्तर प्रदेश के कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन जो आपका है ना UP SSSC, UP PCS, RO कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सिंगरौली क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके सोनभद्र जिले में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, देवीपाटन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कौशाम्बी। ध्यान रखना है क्योंकि कौशाम्बी में ही आपका एक गोसेतराम जैन विहार है आपका। वहाँ पर आपके 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। यहीं पर आपके जो महात्मा बुद्ध हैं और अशोक ने यहाँ पर एक स्तंभ बनवाया है, इसलिए ये दोनों ही धर्मों का पवित्र स्थल माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कौशाम्बी। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं, 3, 2, 6, 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 महिलाएं आपके मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। सबसे पहले आपकी 1963 में आपकी सुचेता कृपलानी रही थी, जो कि भारत के किसी भी राज्य की प्रथम बनने वाली मुख्यमंत्री थी। वहीं दूसरी आपकी 1995 में बनी थी मायावती जी। मायावती उत्तर प्रदेश में बनने वाली सेकंड महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि आपकी लगभग 4 बार आपकी मुख्यमंत्री बनी है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और फैक्ट भी आपका इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लखनऊ उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से राजधानी कब बना, 1915, 1921, 1923, 1936, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश का आंशिक रूप से राजधानी कब बना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1921 ईस्वी में आपका उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से राजधानी बना था, जबकि 1935 में आपका पूर्ण रूप से राजधानी बन गया था आपका लखनऊ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1921। हाल ही में ब्रजभूषण अग्रवाल किस संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नाबार्ड बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, ब्रजभूषण अग्रवाल की किस संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं आपके ब्रजभूषण अग्रवाल। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की गई है 1925 ईस्वी में। अब ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में स्थित है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1955 में हुई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं ब्रजभूषण अग्रवाल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अक्टूबर 2025 के अंतर्गत गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो अक्टूबर 2025 देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पर गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये बिहार राज्य में स्थित है। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपका गोकुल जलाशय है वो आपका बक्सर जिले में स्थित है, जबकि उदयपुर झील जो स्थित है वो कहाँ पर है, तो वो स्थित है आपकी पश्चिमी चंपारण में। अब तक बिहार जो राज्य है उसमें कितने रामसर साइट हो चुके हैं, 5 रामसर साइट हो चुके हैं, जबकि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, 20 है। उसके बाद सेकंड नंबर आपके उत्तर प्रदेश का आता है, 10 है, जबकि टोटल भारत में 93 इनकी संख्या हो चुकी है। तो ये जो रामसर साइटें होती है क्या होती है, तो ये आपकी आंध्र जो साइटें होती हैं वो होती हैं जहाँ पर 1971 ईस्वी में रामसर साइट का दर्जा देना प्रदान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिहार राज्य में स्थित है आपकी गोकुल जलाशय और उदयपुर झील रामसर साइट। सितंबर 2025 में आयोजित एशिया कप 2025 की उपविजेता टीम कौन सी रही है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। एशिया कप 2025 की बात की जा रही है कि उपविजेता टीम कौन सी रही है। ध्यान रखिएगा, अक्सर करके आप हमेशा जो याद रखते हैं वो विजेता टीम रखते हैं, जबकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि उपविजेता टीम कौन सी रही है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान आपकी उपविजेता टीम रही है। जबकि विजेता टीम कौन सी है, तो भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। बात करते हैं भारत की, तो भारत का कैप्टन कौन था, तो इसमें जो कैप्टन थे वो थे आपके सूर्य कुमार यादव। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं, तो अभिषेक शर्मा आपके मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। जबकि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं आपके कुलदीप यादव ने। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। टाइटल नंबर कौन सा है भारत का, तो ये 9वां टाइटल है जिसने भारत ने ये जीता है। आयोजन कहाँ पे किया गया, तो यूएई में इसका आयोजन हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपविजेता टीम आपकी पाकिस्तान रही जिसे भारत ने 5 विकेट से हराया था। भारत के पहले सेंट्रल टिश्यू बैंक की स्थापना किस शहर में की जाएगी। नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के पहले सेंट्रल टिश्यू बैंक की स्थापना जो भारत देश है उसकी राजधानी नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। उद्घाटन इसके किसने किया है, तो पंकज सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारत की राजधानी है आपकी नई दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना की आधारशिला रखी गई। यह किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना की आधारशिला रखी गई है, किस राज्य में रखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान राज्य में इसकी आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई, तो मोदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, इसकी क्षमता कितनी है, तो क्षमता है आपकी 2800 मेगावाट की है। टोटल जो लागत आने वाली है वो कितने करोड़ रुपए की आएगी, तो 42,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। निर्माणकर्ता कौन सी कंपनी करेगी, तो अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले में इसकी स्थापना की जा रही है, तो वो बांसवाड़ा जिले में की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। हाल ही में भारत के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए, यहाँ पे जो अग्नि प्राइम से संबंधित है आपको एक एक फैक्ट आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर करके चर्चा में बनी रहती है। इसके संबंध में कौन सा आपका कथन गलत है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसकी क्षमता 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की है। इसका परीक्षण उड़ीसा राज्य के एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड पर किया गया, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया था कथन कौन सा गलत है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया। जबकि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सतह से सतह करने वाली मिसाइल है आपकी। इसकी क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। इसका सफल परीक्षण उड़ीसा राज्य की एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड पर किया गया है। निर्माण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया। भारत का पहला IUCN के द्वारा मान्यता प्राप्त डोगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना किस राज्य में की गई।
राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है भारत का पहला IUCN के द्वारा मान्यता प्राप्त डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना किस राज्य में की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, तमिलनाडु राज्य में इसकी स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। कितने एरिया में ये बनाया जाना है? तो 448.34 किलोमीटर स्क्वायर में इसका एरिया में निर्माण किया जाना है। तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? सोमनाथ, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर भी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। वहाँ पर आपके ब्लैक पैगोडा के नाम से आपके राज्य दे गए थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सूर्य मंदिर है, किस सूर्य मंदिर को कौन से वाले राज्य में स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपके सोमनाथ मंदिर आपके भगवान शिव को समर्पित है। ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर आपके भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये आपका स्थित है उड़ीसा में। ओंकारेश्वर आपके महाराष्ट्र में स्थित है। सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 63 या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आपको सम्मिलित क्यों किया गया है वो भी रीजन समझ लीजिए, क्योंकि हाल ही में आपके लास्ट मंथ में सितंबर का महीना गुजर गया, उसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुआ था, जिसमें आपके CP राधाकृष्णन जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 63 में ये बात कही गई है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही आपके राज्यसभा का सभापति भी होता है, ऐसा आपका प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 64 में। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आपके CP राधाकृष्णन आपके कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितनी करता है? तो ये आपके 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ में। जबकि सबसे कम किसके साथ में करता है? तो मिनिमम करता है अफगानिस्तान के साथ में, मात्र 106 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, बांग्लादेश। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली, चंडीगढ़, सोनीपत, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, स्टैटिकल क्वेश्चन है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोनीपत में इसका निर्माण किया गया। अब बात करते हैं कि ये आपका सोनीपत कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपके इस संग्रहालय में जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था, संविधान का निर्माण किया गया था, उन 300 व्यक्तियों की प्रतिमाएं यहाँ पर उल्लेखित की गई हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये सोनीपत यानी हरियाणा में स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, पेरिस, बाकू, रियो डी जेनेरियो या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2024 की बात की जा रही है कि 29वां जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन बाकू में किया गया है। ये जो आपका ये क्वेश्चन है, बिहार राज्य में जो आपकी टीचिंग का एग्जाम होता है BPSC TRE 3, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो 2025 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 2024 में इसका आयोजन अजरबैजान के बाकू शहर में किया गया, जबकि 2025 में इसका आयोजन ब्राज़ील देश में आयोजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ज्योतिबा फूले, चित्तरंजन दास, अली बंधु, भीमराव अंबेडकर जी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी के साथ में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अब ये पूना समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में, जिसमें आपके SC और ST कैटेगरी के लोगों को आपके इलेक्शन में जो सीटें रिजर्व की गई हैं उससे संबंधित ये समझौता था, जिसके कारण आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ईस्ट, कवक, शैवाल, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो वो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जीवाणु के अंतर्गत आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कोशिका की शक्ति हाउस कहते हैं, शक्ति घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया किनके मध्य पाया जाता है? तो आपकी दो प्रकार की सेलें होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, निम्नलिखित में से ये जीवाणु के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। कौन सा देश 2031 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत और बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है कि यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा देश 2031 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, भारत और बांग्लादेश। ये दोनों देश ही आपके सम्मिलित रूप से 2031 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे। तो 2027 में कौन सा देश मेजबानी करने वाला है? तो उसमें आपके 3 देश मेजबानी करने वाले हैं 2027 में, जिसमें आपका दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे तीनों सम्मिलित रूप से मेजबानी करेंगे, जबकि 31 में मेजबानी करेगा भारत और बांग्लादेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011 के अनुसार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिहार राज्य का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। अब बात करते हैं जनघनत्व होता क्या है। तो 1 किलोमीटर एरिया में जितने लोगों की संख्या होती है वह उस राज्य का, उस देश का जनघनत्व कहलाता है। सबसे ज़्यादा आपका बिहार का है, जबकि सबसे ज़्यादा कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, मात्र 17 पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लोग निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो मिनिमम आपका अरुणाचल प्रदेश, मैक्सिमम आपका बिहार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम है किस राज्य से हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। मध्य प्रदेश में भी उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसका जो फ्लो है, प्रवाह है, वो किस डायरेक्शन में है? तो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर इसका पानी फ्लो करता है। कौन कौन से राज्य में पानी फ्लो करता है? तो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में इसका पानी फ्लो करता है। अरेबियन सी में इसका पानी गिरता है। एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि आपकी जो नर्मदा नदी है वो आपकी ब्रह्मस घाटी से होकर प्रवाहित होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश राज्य में इसका उद्गम होता है। भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर, चिल्का, कोलेरू, वेम्बनाड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आया हुआ है। रेलवे, NTPC, आपकी चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, BPO हो, उन सब में जो लास्ट ईयर 2018 में पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। UPPCS कई बार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को कि भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वूलर झील है। अब ये वूलर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अदर की अगर हम बात करें तो चिल्का, कोलेरू और वेम्बनाड आपकी सॉल्टी वाटर वाली लेक्स हैं, जो कि
चिल्का आपकी उड़ीसा में है, कोलेरू आपकी आंध्र प्रदेश में है, वेम्बनाड आपकी कहाँ पर है, केरल में है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वुलर झील आपके भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? अंगूरों की खेती, मत्स्य पालन, रेशम कीटों का वाणिज्यिक पालन, फलों का उगाना या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि सेरीकल्चर किसे कहा जाता है। तो सेरीकल्चर की जब बात आती है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, रेशम के कीटों को वाणिज्यिक पालन किया जाता है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का वर्गीकरण, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, जनसंख्या का ग्रामीण और शहरी वितरीकरण, जनसंख्या का पुरुष और महिलाओं का वितरीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। अब बात करते हैं जीडीपी क्या होती है। तो भारत की सीमाओं के अंतर्गत भारत देश के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कमाया गया पैसा जो अंतिम उत्पाद होता है, मॉनेटरी फंड होता है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। किसी भी देश का अगर वहाँ की स्ट्रेंथ देखनी है तो वहाँ की जीडीपी ही मायने रखती है। बात करते हैं भारत की जीडीपी के नंबर के बारे में। तो भारत जीडीपी के मामले में विश्व का 5वां देश है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये भी फैक्ट आपके लिए। यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मैक्सिमम करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको कोई हमें सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां बीत चुकी हैं। आप अपने कंसंट्रेट करिए कि जिससे कि जूनियर असिस्टेंट में जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं उनका एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इसी चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल वीडियो अवेलेबल होंगे और आपके आने वाले समय में हम 2025 करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित वीडियो आने वाला है। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।